आपने ह्यूमन बिहेवियर के चेंज की बात की और आप तो बहुत शांत और सौम्य दिखते हैं किसी भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर भी। आप जब गाड़ी से जाते हैं आपको रोड रेज आता है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं भी अनेक बार देखता हूं। अब क्या है कि इन बातों की जाहिर चर्चा नहीं होती। मैं एक नागपुर में एक बड़ा तालाब मैंने अच्छा बनाया, उसका पूरा जो गंदगी थी साफ की। और एक दिन मैं जा रहा था, मेरे साथ 40-50 गाड़ी थी, एक व्यक्ति उसमें यूरिन कर रहा था। मुझे गुस्सा अनावर हुआ क्योंकि वो स्वच्छता के साथ मेरी कमिटमेंट थी। देखिए, जैसे वायलेशन करते हैं इसका संबंध व्यक्ति के संस्कारों से है और संस्कार का संबंध उसके प्रशिक्षण से है। अभी जैसे हमारे शंकर महादेवन जी के जो गीत तैयार किया रोड सेफ्टी पर, रोड सुरक्षा के ऊपर, तो वो इतना सुंदर है कि हम 12 लैंग्वेजेस में कर रहे हैं। और बच्चे अगर उसको स्कूल में गाएंगे तो धीरे धीरे उनको, जब बड़े नागरिक, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, तो निश्चित रूप से उनके बिहेवियर में बदल होगा। और कोई भी सुसंस्कृत समाज में इसी प्रकार से समाज बदलते रहता है। और हम आर्थिक दृष्टि से जैसे विकसित हो रहे हैं, सामाजिक दृष्टि से जैसे प्रगतिशील हो रहे हैं, वैसे ह्यूमन बिहेवियर में भी हमारा समाज धीरे धीरे आदर्श की तरफ जा रहा है। एक आध दो लोग कुछ अगर करते तो उसको अपवाद मानना चाहिए। और धीरे धीरे जब लोगों को ध्यान में आया कि हमने गलत करने से लोग हमारे बारे में हमको बहिष्कृत करते हैं, तो धीरे धीरे सब लोग अच्छा ही करेंगे। अगर नितिन गडकरी जी को किसी ट्रैफिक चौराहे पर एक दिन का ये काम दिया जाए कि आपको चालान काटने, आपको फाइन करना है, तो सबसे बड़ा फाइन किस पे करेंगे आप? किसका चालान सबसे पहले काटेंगे? अभी कोई चालान फाटने की जरूरत नहीं। अब स्कैनर और कैमरे लग गए हैं। और आपको आश्चर्य होगा, मुंबई में मेरी गाड़ी है। हाँ। वरेड़ी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। 2 बार मुझे भी फाइन हुआ और फाइन की नोटिस मेरे पास आए। अब तो कोई बचा नहीं सकता, कैमरा कैच करता है। आपने भरा फाइन? हाँ। कितने का था? वो 500 रुपये। अब तो बहुत बढ़ा दिया आपने। देखिए, फाइन बढ़ाना ने कोई पैसा वसूल करना और रेवेन्यू मिलाना सरकार के लिए उद्देश्य नहीं है। फाइन इसलिए है कि हम कानून के प्रति सम्मान रखें। और मैं चाहता हूं, लोग जब बोलते हैं कि भाई फाइन बढ़ गया, अरे भाई आप वायलेशन मत करो ना, आपको फाइन भरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपने एक बड़ी उपलब्धि अपनी मानी हमेशा ई रिक्शा, कि अब आदमी आदमी को नहीं खींचता, अब साइकिल रिक्शा नहीं है, हाथ का रिक्शा नहीं है, अब ई रिक्शा है। वही ई रिक्शा अब एक बड़ी समस्या भी बनते जा रहे हैं, पार्लियामेंट तक में सवाल उठ रहे हैं, यूपी में बहुत एक्शन हो रहा है। वो क्या कहीं चूक हो गई या कहीं आउट ऑफ कंट्रोल चला गया मामला, या उसको ठीक करने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ई रिक्शा ये गरीबों के लिए है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कोई ना कोई आवश्यक चीज है जो ट्रांसपोर्ट चाहिए। दूसरी बात, ई रिक्शा में 4 लोग बैठते हैं और उसका किराया बहुत रिजनेबली कम है। जब ये ई रिक्शा बना तब इसमें स्वाभाविक रूप से जो ऑटोमोबाइल कंपनियां थी वो भी कोर्ट तक गई, क्योंकि एक्सेल इस कंपनी का था, चक्का उसका था, तो इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ। तब मैंने एक भूमिका ली कि ये रिक्शा गरीब के लिए है और 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करते हैं, ये अमानवीय है। और इसलिए मैंने गांधी जी को याद करके, उन्होंने एक बात कही थी कि जब आपको कोई निर्णय करना पड़ेगा और अगर कानून तोड़ना पड़ता है तो वो अगर गरीब के हित में होगा तो तोड़ने में कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने ये सबको मान्यता देकर वो रिक्शा अगर मैं स्टैंडर्ड में रखता तो 1.5 लाख रुपए की होती, तो मैंने उसको करके 80,000 रुपए में वो मिलने लगी ताकि गरीबों को वो कर सके। फिर धीरे धीरे उसमें एक प्रॉब्लम आया कि ये डुप्लीकेट पार्ट और इधर उधर के, मैं कोई देशों के नाम नहीं लेता, उसकी मोटर लाके ये करके ये चलने लगा। अभी ऐसा हुआ है कि 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर बड़ी कंपनियां भी अब ई ऑटो रिक्शा बना रही है, ई रिक्शा बना रही है। और उसमें अभी स्टैंडर्ड्स में भी हमने ये कहा है कि इसके बारे में अभी भारत एनकैप जो हमने किया है कि जिसमें हर कार का टेस्ट होती है, तो धीरे धीरे भारत एनकैप में हम ई रिक्शा के भी टेस्टिंग की बात अध्ययन कर रहे हैं ताकि अच्छे क्वालिटी की रिक्शा बने, 8 से 10 साल उसका लाइफ रहे। और थोड़ा कीमत थोड़ी बहुत ज्यादा रहेगी तो अड़चन नहीं, पर वो क्वालिटी का प्रोडक्शन हो।
दूसरी बात, ई रिक्शा में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगता। आजकल दिव्यांगों भी ई रिक्शा चलाने लगे, महिलाएं चलाती है, उनके रोजगार का साधन है। आप समझो कि ई रिक्शा और ई कार्ट का अगर हिसाब लगाएंगे तो 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है और पोल्यूशन नहीं है। तो थोड़ा सा अभी कुछ संस्थाएं कर रही है कि ई रिक्शा चलाने वालों को भी थोड़ा ट्रेनिंग, मैनर्स, एटिकेट्स, ऐसा सोशल उपक्रम चल रहा है। अब उसको ड्राइविंग लाइसेंस और सब में लाएंगे तो उससे तकलीफें बढ़ेगी। तो एक तरफ गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये भी भाव हमारे मन में है, और दूसरी ओर क्वालिटी का काम हो, वायलेशन भी नहीं हो, ये भी हमारा उद्देश्य है। दोनों के बीच में से वे आउट निकालेंगे। अभी अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इस साल अगर किसी को गाड़ी लेनी हो तो आपके पास आए वो कि गडकरी साहब मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, अभी पेट्रोल लूं, डीजल लूं, इलेक्ट्रिक लूं, हाइब्रिड लूं, बायोफ्यूल वाली लूं, फ्यूल सेल वाली लूं, आगे क्या होने वाला है? मैं तो इतना ही कहूंगा, कोई भी गाड़ी खरीदी करो पर पेट्रोल और डीजल की छोड़कर कोई भी खरीदी करो, ये उनके ऊपर छोड़ दिया। आप देखिए, अभी मैं फ्लेक्स इंजन गाड़ी में आया आपके यहाँ, आप थे नीचे में, वो इनोवा गाड़ी जो है वर्ल्ड की पहली है, ये यूरो 6 इमिशन नॉर्म पे चलती है और पेट्रोल के तुलना में उसका एवरेज अगर करेंगे तो 60% बिजली तैयार करती है। तो पेट्रोल का भाव होता है 25 रुपए लीटर। तो ये जो बायोफ्यूल और ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसकी अब 11 कंपनियों ने गाड़ियां बनाई हैं। अभी 2 व्हीलर में सीएनजी की स्कूटर आ गई। अभी सीएनजी की मोटरसाइकिल जो है वो पेट्रोल पे चलती है तो 2 रुपए 40 पैसे लगता है पर किलोमीटर, और सीएनजी पर चलता है तो 1 रुपया लगता है। अब परली से, राइस स्ट्रॉ से सीएनजी बनाने वाले, बायोमास से 400 प्रोजेक्ट अपने देश में हो रहे, उसमें 90 शुरू हो गए हैं। तो ये एक प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ वाली बात भी होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक, फ्लेक्स फ्यूल और हाइड्रोजन, और मेरे पास हाइड्रोजन की भी गाड़ी है, तो मैं ये मानता हूं कि धीरे अभी हमारे डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट लिया, 7 उसके पार्ट है और टाटा से लेकर अशोक लेलैंड तक सब कंपनी को दिया। और पहली बार मैंने 2 ट्रक टाटा के एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर जो है वो लॉन्च किया, और एक आईसी इंजन यानी पेट्रोल डीजल का इंजन, उसमें हाइड्रोजन डाल के चल सकती, उसको लॉन्च किया है। हाइड्रोजन में ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड फिलिंग ऑफ हाइड्रोजन ये थोड़ी समस्या है, पर जल्दी उसके ऊपर समाधान निकलेगा। और हाइड्रोजन हमारे भविष्य का फ्यूल है, और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, क्योंकि 22 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के इंपोर्ट में जाते हैं, और ऊपर से प्रदूषण होता है जो दिल्ली वाले अनुभव करते हैं। पर मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नीति हमने अपनाई है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, तो भारत ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है।